अच्छा स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन को एक और बार डिस्कस करते हैं। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन मालूम है विच इज़ एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। अब ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं लायबिलिटीज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ जाऊं तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू कैपिटल, और फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। ठीक है, ये जो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन था उससे मैंने ये देख लिया कि भाई कैपिटल आखिर किसके इक्वल होता है। कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। अच्छा, हम इस कैपिटल को या इस तरह की वर्किंग को जिसमें हम सारे एसेट्स, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज़ कर रहे हैं। देखो एसेट्स में दो तरह के एसेट्स होंगे ना, करंट भी होंगे और नॉन करंट भी होंगे, यानी कि ये ऑल एसेट्स हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एसेट्स हो या ऑल एसेट्स हो एक ही बात है, बिकॉज एसेट्स का मतलब ये है कि नॉन करंट और करंट दोनों एसेट्स, माइनस ऑल लायबिलिटीज़। ऑल क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि सारी लायबिलिटीज़ हैं। सारी से क्या मतलब है? सारी से मतलब ये है कि जब मैं लायबिलिटीज़ का वर्ड लिखता हूँ तो उसमें नॉन करंट करंट दोनों लायबिलिटीज़ होती हैं। इसको हम लोग नेट एसेट्स भी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? नेट एसेट्स। यानी कि कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? नेट एसेट्स भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं या कैपिटल है इज इक्वल्स टू ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज़। ठीक है। अच्छा, अब हमने एक और चीज़ भी सीखी थी, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो पिछले वीडियो लेक्चर के एंड में सीखा, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, ये भी हमें मालूम है। अब लेट से कि मैं आप लोगों को ये कह देता हूं कि एक कंपनी ने 1 जनवरी 2010 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 1 जनवरी 2010 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया ना 1 जनवरी 2010 को, तो इनके पास जो एसेट्स थे वो थे $800, और जो इनके पास लायबिलिटीज थी वो थी $300। इसके बाद इन्होंने पूरा साल बिजनेस किया, और फिर 31 दिसंबर वाले दिन, साल के आखिरी दिन, इनका जो बिजनेस था उसमें जो एसेट्स थे वो $1000 के थे, और जो लायबिलिटीज थी वो $350 की थी। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने चीज़ें बेची और ख़रीदी, और ड्यूरिंग द ईयर इनका जो प्रॉफिट था वो $1300 था। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ड्यूरिंग द ईयर इनकी ड्राइंग्स कितनी थी, कितने ऐसे पैसे थे जो ये घर ले गए अपने वापस। हमें इनकी ड्राइंग्स का मालूम नहीं है, ठीक है।
और क्वेश्चन बोलता है ड्राइंग्स ढूंढो। अब हम अपना ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, ओपनिंग कैपिटल इज प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, और हम करेंगे ये कि हम बोलेंगे कि भाई 1 जनवरी 2010 जिस दिन इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन इनके एसेट्स हैं $800 और लायबिलिटीज़ हैं $300, विच मीन्स कि कैपिटल कितना होगा, सिंस कैपिटल इस फॉर्मूले से सिंस कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, तो जो मेरा कैपिटल होगा वो होगा 500। मैंने यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग कैपिटल 500। ओपनिंग क्यों, बिकॉज 1 जनवरी का। इसके बाद 31 दिसंबर 2010 वाले दिन, यानी कि जब बिजनेस का आखिरी दिन था, क्लोजिंग डे था, उस दिन कंपनी के एसेट्स थे $1000 और लायबिलिटीज़ थी $350। तो हमें ये इक्वेशन 1 से मालूम है ना, इक्वेशन 1 से मालूम है कि ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज़ है वो कैपिटल के बराबर होता है। तो मेरा जो कैपिटल है वो होगा $1000 माइनस लायबिलिटीज़ यानी कि 350। तो अगर मैं 1000 में से 350 माइनस करता हूं तो ये बन जाता है 650, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल जो है वो भी आ गया मेरे पास 650। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर सवाल में दिया हुआ है कितना है, $1300। और क्या अवेलेबल नहीं है, ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं है। तो अब हम ड्राइंग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, 500 प्लस 1300 इज 1800, 1800 माइनस डी यानी कि ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू 650। ठीक है, माइनस डी राइट साइड पर जाएगा तो डी बन जाएगा, और 650 अगर राइट से लेफ्ट साइड पर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डी या ड्राइंग्स होंगी 1800 माइनस 650 विच इज़ 1150। तो ड्राइंग्स की जो अमाउंट है वो हम निकाल सकते हैं, और जो ड्राइंग्स की अमाउंट होगी वो होगी 1150। ठीक है, यानी कि पूरे साल में इसने जो ड्राइंग्स करी हैं या ये जो अपने घर लेकर आया पैसे, उसका अमाउंट जो है ना टोटल वो 1150 का अमाउंट है, 1150 का अमाउंट है। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने जो भी चीज़ें सीखी उसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन अभी तक हमने सीखा प्रॉपर्ली, और ये देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो किस तरह से चेंज होता है। रफली हमने ये देख लिया कि भाई प्रॉफिट वगैरह क्या होता है। अब हम और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर जाते हैं। ठीक है, और मैं बस कुछ ब्रीफली थोड़ी सी कुछ बातें डिस्कस करूंगा, उसके अलावा बाकी बातें बाद में अगले चैप्टर में। देखो फॉर एग्जांपल, आप अगर लेट से एक हम बुक शॉप की एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं, आप एक बुक शॉप इस्टेब्लिश करते हो। ठीक है ना, आपने अपनी एक बुक शॉप ओपन करी। अब जब आप बुक शॉप चलाओगे तो आप लेट से कि एक ही तरह की बुक्स परचेज करते हो, फॉर सिंपलिसिटी एक ही तरह की बुक्स परचेज करते हो। आप क्या करते हो, आप अपनी बुक शॉप पे बुक्स लेकर आते हो। अच्छा, वो बुक जो है ना वो आपको एक बुक मिलती है 400 की, और आप ऐसी 10 बुक्स लेकर आए तो कितना हो गया, $4000। ठीक है, आप अपनी बुक शॉप पर सिर्फ एक ही चीज़ बेचते हो फॉर सिंपलिसिटी, ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक स्पेसिफिक कोई बुक है, ख़ास बुक शॉप है जो एक ही तरह की किताबें बेचता है। एक किताब वो $400 की ख़रीद कर लेकर आता है, वो 10 किताबें लेकर आया, यानी कि $4000 की वो बुक्स लेकर आया। ये जो 400 है ना, ये कहलाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, जितने की मैं एक बुक खरीद कर आया हूँ उसको मैं कहता हूँ कॉस्ट प्राइस। जितने की मैं एक बुक खरीद कर आया हूँ उसको मैं कहता हूँ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 10 बुक्स खरीद कर आया तो टोटल जो कॉस्ट है वो 4000 है। किससे खरीदते हैं बुक, सप्लायर से खरीदते हैं। सप्लायर से यानी कि उस बंदे से जो हमें बुक्स सप्लाई करेगा, और फिर मैं ये बुक्स बेच देता हूँ।
अब लेट से मैं एक बुक जो है ना वो 750 की बेचता हूँ, तो अगर मैंने 10 बुक्स बेच दी हैं तो मैंने टोटल मेरा जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, $7,500। बेचते किसको है हम, कस्टमर को। बेचते किसको है हम, कस्टमर को। एक बुक कितने की बेचता हूं, 750। ये 750 क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। एक बुक कितने की बेचता हूं, 750 की। ये 750 क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। 10 बुक्स इन टोटल मैंने बेची, कितने की बेच दी, $7,500 की बेच दी। ठीक है। अब मैं अपना जब प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं, जिसको हम बाद में ज़रा डिटेल में देखेंगे, तो हम एक चीज़ बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, इसको हमें डिटेल में देखना है, लेकिन बस मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, या इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखा हुआ देखोगे आप कहीं कहीं। उसमें सबसे पहले लिखा जाएगा सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू क्या है सर, सेल्स रेवेन्यू होगा $7,500। सेल्स रेवेन्यू का मतलब ये है कि जो आपने चीज़ें बेची, मैंने 10 चीज़ें बेची, एक चीज़ 750 की बेची, 750 सेलिंग प्राइस, तो टोटल आपको 7,500 रुपीज़ मिले, यह आपका सेल्स रेवेन्यू कहलाता है। तो मेरा सेल्स रेवेन्यू हो गया 7,500। फिर इसमें से माइनस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है सर, जो चीज़ें बेची हैं ना उसकी कॉस्ट, यानी कि मैंने बुक्स बेची तो 750 की हैं, लेकिन ख़रीदी होंगी ना मैंने, इसकी कोई कॉस्ट होगी ना। मैंने 4,000 की चीज़ 7,500 में बेची है, तो मैंने 4,000 में इसको ख़रीदा होगा। ये 4,000 क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन दोनों का जब मैं डिफरेंस लेता हूं ना, तो मेरे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, 7,500 माइनस 4,000, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आता है 3,500। 3,500 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। अब एक और चीज़ जो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ वो ये है कि देखो, जब मैं बुक शॉप चलाऊंगा तो इस बुक शॉप के अपने भी तो कोई खर्चे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस बुक शॉप का इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, इस बुक शॉप के रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होगा, अगर मैंने बुक शॉप में किसी वर्कर को रखा हुआ है तो उसकी सैलरी होगी। इस तरह के सारे एक्सपेंसेस जो मैं इस बुक शॉप पे इनकर करूंगा उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि ऑपरेशंस चलाने के, बुक शॉप चलाने के एक्सपेंसेस, खर्चे। 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने क्या बताई। एक एग्जाम्पल मैंने बताई इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, ये भी एक खर्चा है मेरा। अगर मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है मेरी दुकान का, वो मेरा एक एक्सपेंस है। कोई बंदा होगा, उसकी सैलरी, कोई वर्कर रखूँगा, उसको मुझे सैलरी देनी है, तनख्वाह देनी है। अगर मैंने बुक शॉप की इंश्योरेंस करवाई हुई है तो इंश्योरेंस का एक्सपेंस, एंड सो ऑन, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो क्या मैंने 7,500 की जो चीज़ें बेची वो 4,000 की ख़रीदी थी तो मैंने 3,500 कमा लिया? नहीं, 3,500 कमाया एक तरह से ट्रेडिंग पर, यानी कि चीज़ को ख़रीद कर बेचने पर 3,500 कमाया, लेकिन नेट तो ये नहीं कमाया ना, बिकॉज आपने बहुत सारे दूसरे खर्चे भी इनकर करे अपनी जेब से। इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, सैलरी, इंश्योरेंस, बहुत सारे खर्चे किए। तो आपने हकीकतन जो कमाया उस पर पहुँचने के लिए आप इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हो
अब लेट्स से कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ना वो हैं 800, तो आपका जो नेट प्रॉफिट बनेगा, आपका जो नेट प्रॉफिट बनेगा, जो आपका नेट प्रॉफिट बनेगा वो होगा 3500 माइनस 800 विच इज़ 2700। ठीक है, ये कहलाता है आपका नेट प्रॉफिट। क्या करते हैं हम, सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया, जो बच गया उसका नाम ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, फिर जो बच गया वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसकी पूरी की पूरी डिस्कशन जो है वो कंप्लीट कर ली है, और उसके बाद फिर हम अब मज़ीद अगले चैप्टर्स पर बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।